कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने दिल्ली में नारे लगाए कि चिकन नेट को हम काट देंगे। क्यों भाई, कैसे काटोगे? ये कोई पिताजी का भूमि है क्या? ये भारत का भूमि है, कोई इसको हाथ नहीं लगा पाए। नमस्कार, वेलकम टू भारत थॉट्स। मैं हूं सलित कुमार। आज ना हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत की सबसे डेंजरस बॉर्डर कौन सी है, तो शायद दिमाग में एकदम से पाकिस्तान का नाम आएगा, है ना? या फिर चीन। हाँ, जनरली लोग यही सोचते हैं, लद्दाख या एलओसी। बिल्कुल, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। भारत की जो सबसे वल्नरेबल जगह है, सबसे कमजोर कड़ी, वो है चिकन नेक कॉरिडोर, जिसे हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहते हैं। ये सिर्फ कोई 20 से 22 किलोमीटर चौड़ा एक हिस्सा है बस, लेकिन यही वो छोटा सा हिस्सा है जो पूरे नॉर्थ ईस्ट को, असम, अरुणाचल, त्रिपुरा, मिजोरम, इन सबको बाकी भारत से जोड़ता है। लगभग 5 करोड़ लोगों की लाइफलाइन है ये। एग्जैक्टली। और अगर किसी फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट में ये चोक पॉइंट ब्लॉक हो जाए तो नॉर्थ ईस्ट का देश के बाकी हिस्से से कनेक्शन प्रैक्टिकली कट सकता है। और शायद यही वजह है कि इंडिया अब इस इलाके को लेकर पहले से कहीं ज्यादा सीरियस हो गया है। तो आज की इस गहन चर्चा का मिशन भी यही है। हमारे पास कुछ बहुत ही चौंकाने वाले डिफेंस रिपोर्ट्स हैं, कुछ जियोपॉलिटिकल एनालिसिस हैं और बीएसएफ के कुछ ऐसे लीक हुए इंटरनल मेमोज हैं ना, जिन पर आपको सीरियसली यकीन नहीं होगा। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं कि कैसे भारत इस छोटे से सिविलियन जोन को एक अभेद्य मिलिट्री सिक्योरिटी जोन बना रहा है। तो सबसे पहले थोड़ा इसके भूगोल को समझते हैं। बिल्कुल, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो इसका भूगोल ही इसकी सबसे बड़ी चुनौती है। देखिए, इसके एक तरफ बांग्लादेश है, दूसरी तरफ नेपाल है, ठीक ऊपर भूटान है और वहां से कुछ ही दूरी पर चीन मौजूद है। 4 देशों के बीच में फंसा हुआ एक बहुत ही पतला सा रास्ता। हाँ, और ये सिर्फ एक हाईवे नहीं है, ये भारत की स्ट्रेटेजिक लाइफलाइन है। और अगर आप सोच रहे हैं ना कि भारत अचानक से इतना कंसर्न क्यों दिखा रहा है, तो इसका सबसे बड़ा रीजन हमें 2017 में मिला था, डोकलाम स्टैंड ऑफ। डोकलाम, वो 73 दिनों तक चला था। राइट। 2017 में चीन ने डोकलाम एरिया में सड़क बनाना शुरू कर दिया था। अब आप पूछेंगे कि डोकलाम इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? देखिए, डोकलाम एक तरह से भूटान का डिस्प्यूटेड पठार है और चीन जिस डायरेक्शन में वो सड़क बना रहा था ना, वो सीधा जोम्पेलरी रिज की तरफ जा रही थी। और ये रिज क्यों अहम है? क्योंकि ये रिज एक बहुत ऊंची पहाड़ी चोटी है जो डायरेक्टली हमारे चिकन नेक कॉरिडोर की तरफ खुलती है। अच्छा, तो अगर मैं इसे आसान भाषा में कहूं तो ये कुछ ऐसा है जैसे कोई दुश्मन आपके घर के इकलौते एग्जिट दरवाजे के ठीक ऊपर वाली बालकनी पर कब्जा कर ले, है ना, जहां से वो आपकी हर हरकत को निशाना बना सके। ये बहुत ही सटीक एनालॉजी है। बिल्कुल ऐसा ही। अगर चीन वहां अपना परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बना लेता तो फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट में उसे अपनी सेना नीचे भेजने की भी जरूरत नहीं पड़ती। वो बस अपनी लंबी दूरी की तोपें वहां तैनात करता और पूरा चिकन नेक कॉरिडोर उनके निशाने पर होता। इसीलिए भारतीय सेना वहां फिजिकली पहुंची और हमने वो कंस्ट्रक्शन रुकवा दिया। 73 दिन तक दोनों सेनाएं आमने सामने थीं, पर क्या वो खतरा टल गया? देखिए, स्टैंड ऑफ तो खत्म हो गया, लेकिन चीन की स्ट्रेटजी हमेशा लॉन्ग टर्म होती है। उन्होंने क्या किया कि डोकलाम के आसपास चुपचाप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना जारी रखा। सैटेलाइट इमेजेस में साफ दिखता है कि उन्होंने भूटान की सीमा के काफी अंदर पंगडा जैसे कोई 8 से 22 नए गांव बसा लिए हैं। ये तो ड्यूल यूज विलेज होते हैं ना, मिलिट्री और सिविलियन दोनों के लिए। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने अमोचू घाटी के किनारे से एक पूरी नई बाईपास सड़क बना ली है। उन्होंने पीछे का दरवाजा तैयार कर लिया है उसी बालकनी तक पहुंचने के लिए। बाप रे, बाहरी खतरा तो बहुत ज्यादा है, लेकिन बाहरी खतरे के जवाब में हम अंदरूनी तौर पर क्या कर रहे हैं? क्योंकि मैंने पढ़ा था कि 2026 में हाल ही में पश्चिम बंगाल की नई सरकार ने कार्यभार संभालने के सिर्फ 15 दिनों के भीतर कोई 120 एकड़ बहुत ही अहम जमीन केंद्र सरकार को ट्रांसफर कर दी है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी और बीएसएफ को। हाँ, ये एक बहुत ही क्रिटिकल डेवलपमेंट है। तो मेरा सवाल यह है कि क्या इतने सालों तक राष्ट्रीय सुरक्षा के इस प्रोजेक्ट में सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव या राजनीतिक अड़चनी थी? अगर हम फैक्ट्स पर बात करें तो देखिए, जमीन अधिग्रहण हमेशा से राज्य का विषय रहा है और बॉर्डर सिक्योरिटी केंद्र का काम है। तो सालों से ये फाइलें राज्य सरकार और केंद्रीय एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी की वजह से अटकी हुई थीं।
लेकिन अब ये 120 एकड़ जमीन मिलने से क्या होगा कि 7 बहुत ही अहम हाईवे स्ट्रेच का काम बहुत तेजी से शुरू हो पाएगा। मतलब सेना का मूवमेंट फास्ट हो जाएगा। एग्जैक्टली सेना की रसद, तोपें, टैंक सब बहुत जल्दी बॉर्डर तक पहुंच सकेंगे। और सिर्फ जमीन पर ही नहीं, अगर हम हवाई सुरक्षा की बात करें तो हाशिमारा एयरबेस पर भारत ने अपने राफेल जेट्स तैनात कर दिए हैं। वो जो कॉरिडोर के एकदम पास है। हाँ, और थल सेना ने भी नए गैरिसन बनाए हैं। लेकिन इन सब में जो सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव प्रोजेक्ट है वो एक प्रपोज्ड 40 किलोमीटर लंबा अंडरग्राउंड रेलवे कॉरिडोर है। एक मिनट, अंडरग्राउंड रेलवे? मतलब वो भी नॉर्थ ईस्ट के उस इलाके में जहाँ इतनी बाढ़ आती है? ये तो बहुत मुश्किल होगा। इंजीनियरिंग के लिहाज से ये बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन इसका प्रपोजल ये है कि ये रेलवे लाइन जमीन से करीब 20 से 24 मीटर नीचे होगी। अच्छा, सर्वाइवबिलिटी के लिए। बिल्कुल, ताकि अगर दुश्मन हवाई बमबारी करें या उनके एडवांस ड्रोन ऊपर के हाईवे तबाह कर दें, तब भी हमारी सेना और हथियार इस अंडरग्राउंड टनल के जरिए सुरक्षित तरीके से सिलीगुड़ी कॉरिडोर को पार कर सकें। बंकर बस्टिंग बमों से भी ये टनल सेफ रहेगी। वाह, ये तो मतलब फ्यूचर वॉरफेयर की तैयारी है। लेकिन चलिए, जमीन और हवा की बात तो हो गई। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि रेलवे और हाईवे तो वहां बनेंगे ना जहां जमीन है। उन सीमाओं का क्या जहां जमीन ही नहीं है? मतलब जो हमारी बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर लंबी बॉर्डर है, उसका करीब 1775 किलोमीटर हिस्सा तो सुंदरबन और दलदली नदियों वाला है। हाँ, जिन्हें हम रिवराइन गैप्स कहते हैं। राइट, वहां तो फेंसिंग या कांटेदार बाड़ लगाना इम्पॉसिबल है। बाढ़ आती है, पूरा भूगोल बदल जाता है, और रात के अंधेरे में वहां से सबसे ज्यादा घुसपैठ और स्मगलिंग होती है। और इसी से निपटने के लिए ये मुझे थोड़ा फनी भी लगा था, बीएसएफ का एक इंटरनल मेमो लीक हुआ था मार्च 2026 में। उसमें ये प्रपोजल था कि इन खुली नदियों में मगरमच्छ और जहरीले सांप छोड़ दिए जाएं। हाँ, ये खबर जब बाहर आई थी तो सब हैरान रह गए थे। मतलब ये तो किसी मध्यकालीन किले की उस खाई जैसा लगता है ना, जिसमें दुश्मनों को रोकने के लिए मगरमच्छ छोड़ देते थे। मुझे तो डोनाल्ड ट्रंप के उस आइडिया की याद आ गई जहां उन्होंने अमेरिका मेक्सिको बॉर्डर पर एलिगेटर मोड बनाने की बात कही थी। मतलब सीरियसली, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। देखिए, बीएसएफ की तरफ से ये एक डेस्परेट साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का आइडिया था कि खौफ पैदा करो। लेकिन अगर हम इसे प्रैक्टिकली देखें तो वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के एक्सपर्ट्स ने तुरंत कहा कि मगरमच्छ इन तेज बहाव वाली नदियों के अनुकूल ही नहीं होते, वो मर जाएंगे या बह जाएंगे। और मानवाधिकार का भी तो इशू है। बिल्कुल, कोई जानवर किसी घुसपैठिए और एक आम स्थानीय मछुआरे या बच्चे के बीच कैसे फर्क करेगा? बाढ़ में अगर वो मगरमच्छ गांव में घुस गए तो? और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत भी ये पूरी तरह से इल्लीगल और अव्यावहारिक है। हाँ, ये तो डिजास्टर ही होता। तो शुक्र है ये आइडिया ड्रॉप हो गया। लेकिन अगर सांप और मगरमच्छ इसका हल नहीं है तो लॉन्ग टर्म उपाय क्या है? क्योंकि बिना फेंसिंग के हम उस इलाके को खुला तो नहीं छोड़ सकते। तो इसका असली हल है स्मार्ट सिक्योरिटी इकोसिस्टम। अब कंक्रीट या तारों की जगह तकनीक ले रही है। इसके लिए CIBMS यानी कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम पर काम हो रहा है, जिसे 2018 में जम्मू में टेस्ट किया गया था। और जो नदियां और दलदल हैं उनके लिए एक स्पेशल तकनीक है जिसे बोल्ट QIT कहते हैं। ये बोल्ट QIT एग्जैक्टली काम कैसे करता है? क्योंकि एक कीचड़ भरी नदी में सेंसर लगाना मुझे समझ नहीं आ रहा, ये टिकेगा कैसे? ये बहुत ही एडवांस्ड है। इसमें पानी के अंदर अंडर वाटर सोनार्स डिप्लॉय किए जाते हैं। एक मिनट, सोनार? पर नदी में तो लकड़ी के टुकड़े या मछलियां भी होती हैं, वो तो हर चीज पर अलार्म बजा देगा। यहीं पर AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम आता है। सिस्टम को इस तरह ट्रेन किया गया है कि वो पानी में तैरते इंसान के हाथ पैर मारने की आवाज और किसी लकड़ी के बहने की आवाज में फर्क कर सकता है। वो सिर्फ सस्पिशियस मूवमेंट पर अलर्ट देता है। अरे वाह! और जो कीचड़ वाले किनारे हैं वहां के लिए? वहां जमीन के अंदर ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार या GPR और सेस्मिक सेंसर लगे होते हैं। अगर कोई जमीन पर चल रहा है या नीचे से टनल खोद रहा है तो ये सेंसर्स उस वाइब्रेशन को पकड़ लेते हैं। और रात के अंधेरे में या कोहरे में? उसके लिए थर्मल इमेजिंग कैमरे होते हैं जो इंसान के शरीर की गर्मी या हीट सिग्नेचर को पकड़ते हैं। और AI ये भी पहचान लेता है कि वो कोई जानवर है या इंसान। साथ ही आसमान से ड्रोन्स लगातार नजर रखते हैं। मतलब जमीन के नीचे रडार, पानी में सोनार, आसमान में ड्रोन्स। तो ये सारा डेटा जाता कहाँ है? ये सब कुछ एक सेंट्रलाइज्ड कमांड सेंटर से जुड़ा होता है। जैसे ही कोई इस इनविजिबल लेजर वॉल को पार करता है,
सिस्टम तुरंत पलक झपकते ही क्विक रिएक्शन टीम यानी QRT को लोकेशन भेज देता है। मतलब जवानों को पूरी रात गश्त लगाने की जरूरत नहीं है, सिस्टम उन्हें सीधा बता देगा कि दुश्मन कहाँ है। बिल्कुल, और इसका एक रियल लाइफ एग्जाम्पल भी है। जनवरी 2026 में ही साउथ बंगाल बॉर्डर पर 0 विजिबिलिटी थी, भयानक कोहरा था, लेकिन इसी स्मार्ट तकनीक यानी थर्मल कैमरा और AI ने एक स्मगलर को डिटेक्ट कर लिया और उसे सफलतापूर्वक पकड़ा गया, जिसके पास से 1 करोड़ रुपए का सोना बरामद हुआ था। बिना तकनीक के ये इम्पॉसिबल था। तो इस सब का असल में क्या मतलब है, अगर हम आज की इस चर्चा को समराइज करें तो? कंक्लूजन यही है कि चिकन नेक कॉरिडोर अब केवल एक कमजोर जमीनी टुकड़ा नहीं रहा है। डोकलाम के सबक के बाद भारत ने नई सड़कें बनाई हैं, मिलिट्री बेस तैयार किए हैं, जमीन अक्वायर की है और सबसे बड़ी बात, बोल्ड QIT जैसी स्मार्ट डिजिटल सीमाओं के जरिए हम अपनी इस स्ट्रेटेजिक लाइफलाइन को दुनिया के सबसे सुरक्षित गेटवे में बदल रहे हैं। सही बात है। और आप लोगों के लिए जो भी हमें सुन रहे हैं, ये जानना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि आज के समय में ना राष्ट्रीय सुरक्षा का मतलब सिर्फ बंदूकों और कांटेदार बाड़ों तक सीमित नहीं रह गया है। ये भूगोल, तकनीक, AI और बहुत तेजी से बदलते इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत ही जटिल खेल है। बिल्कुल, ये लगातार इवॉल्व हो रहा है। हाँ, पर जाते जाते एक सवाल है जो मैं छोड़ना चाहूंगा। सोचने वाली बात है कि अगर भारत इस जमीनी और नदी वाले कॉरिडोर को पूरी तरह से अभेद्य बना लेता है, मतलब वहां परिंदा भी पर न मार सके, तो क्या भविष्य में दुश्मनों की रणनीति पूरी तरह से बदल नहीं जाएगी? क्या अगला बड़ा हमला जमीन से होगा ही नहीं? शायद वो पूरी तरह से साइबर स्पेस में हो, इलेक्ट्रॉनिक जामिंग के जरिए या फिर हवा के रास्ते, उन एडवांस्ड स्वॉर्म ड्रोन्स के जरिए किया जाए जिन्हें आज के रडार पकड़ भी नहीं पाते। ये एक बहुत ही डराने वाला लेकिन वैलिड पॉइंट है। जब आप एक दरवाजा बंद करते हैं तो दुश्मन खिड़की तलाशता है। एग्जैक्टली। तो भारत के भविष्य की सुरक्षा का अगला चरण शायद इसी सवाल से शुरू होगा। और इसी विचारोत्तेजक बात के साथ हम अपनी आज की इस गहन चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। आप लोग भी सोचिएगा इस बारे में। जुड़ने के लिए शुक्रिया।